वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या फिर कहें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में। अगर किसी को ऊंचाई और दूरी का कुछ भी नहीं आता है तो मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं ये वादा कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन A to Z कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं जितनी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, हर एक टाइप के क्वेश्चन के फिगर को हम कैसे बनाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल ये चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप फुल में से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कि नाम से पता चलता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें बताना है हाइट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। हाइट मतलब कि कोई भी परपेंडिकुलर चीज़, चाहे वो पोल भी हो सकता है, वो एक कोई टावर भी हो सकता है, वो कोई फ्लैग हो सकता है, या फिर कोई भी वो पेड़ हो सकता है, या फिर कोई भी भवन हो सकता है, यानी कि कोई बिल्डिंग हो सकती है, यानी कि एनीथिंग जो कि सीधे सीधे खड़ी, जैसे कि ये हमारा फ्लैट सरफेस, यानी अगर मान लीजिए अर्थ है और इस पर जो चीज़ खड़ी है तो ये हो गई हमारी हाइट। परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में कोई भी भवन कह सकता है, कोई पेड़ कह सकता है, पेड़ की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, किसी खंभे की ऊंचाई, तो कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपकी ऊंचाई में, हाइट में ही काउंट होगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो कह सकता है कि खंभे से इतनी दूरी पर, तो खंभे से दूरी का मतलब हम उसको लेफ्ट में भी मान सकते हैं, उसको राइट में भी वो दूरी को मान सकते हैं। ये कोई एक खंभा है और उससे कहा जाए कि इससे 20 मीटर की दूरी पर, तो 20 मीटर हम इसको इधर भी मान सकते हैं और 20 मीटर हम इसको इधर भी मान सकते हैं। हम किसी भी तरफ मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ हम हाइट हमारी क्लियर होगी कि इस चीज़ को हम क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे। अब उसने कहा उसके, अच्छा ये चीज़ जो होता है उसको बोला जाता है, जो नीचे का पॉइंट उसको फुट बोला जाता है, फुट इंग्लिश में फुट, और हिंदी में आपको देखने को मिलेगा पाद बिंदु। और जो मान लीजिए पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है, यानी कोई घर है, तो घर का ये समझ लीजिए नीचे बेस पॉइंट होता है, और ये जो होती है इसको छत, उसको बोला जाता है शिखर। क्या बोला जाता है, शिखर, जो कि इसकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, शिखर, या फिर इंग्लिश में कहें तो उसको बोला जाता है टॉप। ठीक है, तो आपको ये बचाना कि शिखर और ये हो गया टॉप, यानी को कहेगा पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, या फिर कोई कार है, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, उस दूरी पर उन्नयन कोण, शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, और आप बताइए इसकी जो हाइट है इस भवन की वो कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर उसको हाइट कहता है और इतनी मीटर दूरी पर कहता है तो हम किधर मानेंगे, चाहे इधर भी मान सकते हैं और उधर भी मान सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि उन्नयन कोण क्या होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदी मीडियम वालों बच्चों को हिंदी मीडियम में समझाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी समझाएंगे। ये जो वीडियो है दोनों लैंग्वेज में, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे और बात करनी चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट यानी दृश्य रेखा क्या होती है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो जो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन करने के लिए अपने आप को वहाँ पे मान के आप अगर करेंगे क्वेश्चन, तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो हमारी जो आई लाइन है, यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्या है, बिल्कुल सीधे है। वो क्षैतिज रेखा हमारी चेंज नहीं होती, यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारी क्षैतिज रेखा क्या, बिल्कुल जैसे हम सीधे स्ट्रेट देख रहे हैं तो ऐसी होगी। अगर मैं ऊपर कोई फ्लैग है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ऊपर कोई फ्लैग है वो लहरा रहा है और मैं उसको देखने लगूँ, तो जो हमारी क्षैतिज लाइन है वो तो हमारी ऐसी कुछ होगी, क्योंकि वो तो फिक्स है। क्षैतिज लाइन कभी चेंज नहीं, चाहे आप उन्नयन कोण बने या फिर अवनमन कोण। ध्यान रखना, जो क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्षैतिज रेखा हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। अब मैं ऊपर की, अगर मान लीजिए कोई वो है फ्लैग लहरा रहा, उसको ऊपर के देख रहा हूँ, तो मैं जो दृष्टि रेखा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा जो है, जो हमारी दृष्टि रेखा है वो क्या है, अब ये ऊपर की ओर है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो है वो ऊपर की ओर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे है, वो इधर की ओर। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की ओर, अगर हम नीचे की तरफ देखें तो लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी, वो नीचे की ओर होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें ये समझना है कि जो कोण होगा वो हमेशा इन्हीं दो के बीच बनेगा, कोण हमेशा इन्हीं दो के बीच में बनेगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अच्छा मान लो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देखूँ, इसी को मैं इधर से देखूँ, तो जो हमारा फिगर कैसे बनेगा, इधर की तरफ फ्लैग मान लीजिए, अब हम इधर की ओर देख रहे हैं, तो जो हमारा फिगर बनेगा वो अब ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्नयन कोण कैसे लगेगा, ऐसे बनेगा यहाँ पे।
तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, और दोनों फिगर ये उन्नयन कोण के हैं, और हमें बताया कि जो एंगल बनेगा वो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये हमारी क्या है, दृष्ट रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट। तो जो उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन इन्हीं दो के बीच बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, उन्नयन कोण किसी इन्हीं दो के बीच, उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक और ट्रिक आपको याद करने की, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर की, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से आप याद रखने, ऊ से क्या होगा, ऊपर के, जब हम ऊपर की ओर देखें तो जो एंगल बनता है वो क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए। और एंगल हमेशा ध्यान रखना कि जो हम दृष्ट रेखा अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो हमारे क्षैतिज रेखा कभी भी चेंज नहीं, अभी मैं जब अवनमन कोण बताऊंगा उसमें अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बनेगा, ये होता है उन्नयन कोण, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन उन्नयन कोण से कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, जैसे कि कहा कि एक आदमी है जो नीचे खड़ा है और एक कोई आदमी जो छत पे खड़ा है और उसको वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मकान बना होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा। अच्छा, इसमें जो होगा व्यक्ति की जो आई होगी वो इसके बिल्कुल जहाँ से मेन सफ़ेद, यानी यहाँ समझ लीजिए इसका गेट है, यहीं से यहाँ पे आदमी मान लीजिए ज़मीन के अंदर, ऐसा ही एज्यूम करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा। हाँ, मायने कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं हो सकता। आपके यहाँ समझ लीजिए आप ज़मीन पर ऐसे आँख गड़ा के देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा, ये बिल्कुल इसकी सरफेस से बिल्कुल सटा के होगा। अगर मैंने कहा ये 10 मीटर ऊंचा है तो आप ये ना सोच लें कि हाइट उसकी आदमी की कुछ होगी, इसमें घटा दें 10 में से उसकी हाइट, तो वो कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर उसने कोई इसकी हाइट को मेंशन नहीं किया है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, इसकी हाइट को पूरे 10 मीटर ही मानेंगे। आपकी आंख यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। नहीं सोचा कि यहाँ पे आदमी बना है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो इससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपकी आंख होगी। अब यहाँ पे कोई आदमी अगर है तो उसकी भी हाइट को अगर उसने मेंशन नहीं किया तो उसको भी आप बिल्कुल जीरो मानेंगे ना। आदमी छत पे खड़ा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोई आदमी है और ये आदमी है, तो इसको अगर देखता है तो ये जो एंगल बना, यानी उसने ऊपर की ओर देखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट यानी दृष्ट रेखा, तो इसके बीच जो एंगल बना तो ये 60 डिग्री है। अच्छा, इस फिगर को हम ऐसे बना सकते थे, ये यहाँ पे बिल्डिंग हो, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, तो ये भी 60 है। तो दोनों फिगर हमारे सही हैं। तो इस तरह क्वेश्चन, या कोई झंडा है या फिर कोई खंभा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के देगा। और कहा कि पेड़ है, पेड़ पे कोई कौवा बैठा है और उसको एक आदमी यहाँ से देखता है, कौवे को शिकार करना चाहता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा, हर एक टॉपिक पे बेस। मैं थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा था कि आपके कैसे कैसे फिगर बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण या फिर कहें अवनत कोण, अवनमन कोण या फिर अवनत कोण वो कैसे बनता है, यानी कि इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती है। मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको बताई हैं, ठीक। बाकी जो आप क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आपको बताएंगे। तो जो अवनमन कोण है उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है, एक घर है या फिर कोई खंबा है या फिर आपको कोई पेड़ कह देगा, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, उसकी जगह पे कुछ नाम दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत, मकान कहेगा, खंबा कहेगा या पेड़ कहेगा, कुछ नहीं। उस पर कोई आदमी है या फिर कोई पक्षी है, कुछ भी है, लेकिन वो दिखता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है और कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी है, और यहाँ पे मान लीजिए बॉल है। अब यहाँ से वो बॉल को देख रहा है। अब यहाँ से जब बॉल को देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, आपको ये डिसाइड करना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक है, हम अपने को ही एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमारी आँख है। तो हमने बात, जो आँख होती है उसके जस्ट सीधे एक लाइन खींच दीजिए, वही हमारी क्षैतिज रेखा होती है। वो क्या होती है, हमारी क्षैतिज रेखा। तो ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये सीधी। और एंगल हमेशा बन जाता है 2 ही लाइन के बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा। अब दृष्ट रेखा डिपेंड करती है कि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं या फिर नीचे की ओर देख रहे हैं। अब ये बॉल है, ये यहाँ से हम देख रहे हैं और इस बॉल को देख रहे हैं, यानी कि हम इस बॉल को देख रहे हैं। इस बॉल में अब यहाँ हमारी जो दृष्ट रेखा है हमारी इधर की ओर, इस बॉल की तरफ है। तो ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखा और ये हो गया हमारी दृष्ट रेखा। तो ये जो कोण बना, अब इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उन्नयन कोण जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कि फ्लैग को देख रहे हैं या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके टॉप को देख रहे हैं, तो वो जो होती है वो होती है उन्नयन कोण। अब ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। क्या बोले, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं। दूसरी कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसको मान लीजिए एज्यूम करिए बीच में से रोड गई है, ठीक, आपको कोई आपका घर कोई कॉलोनी में है, बीच में से रोड गई, आपका घर मान लीजिए 1 मंजिला है, दूसरा घर 2 मंजिला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। इसका नाम जैसे भवन कहेगा, मकान कहेगा, उसकी हाइट थोड़ा
अब कम होगी, ठीक है। और दूसरा कहेगा कि मीनार है, टावर, टावर मतलब को कहता है एक मान लीजिए वो भी टावर जो होते हैं जिसके द्वारा जो कनेक्टिविटी होती है, एक टावर उनको भी कहा जाता है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको भी टावर ही कहा जाता है। और इसमें आपको हिंदी में लिखने मिलेगा मीनार होगी, ठीक है, या फिर कहेगा कि खंबा है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, अब मान लीजिए इस टावर पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आदमी, यहाँ अब मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ से इस छत पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका दरवाजा होगा, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। अब यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखता है, अब हमने कहा था यहाँ उसकी आंख है, अब यहाँ से एंगल जो क्षैतिज रेखा होगी, आंख के जस्ट सामने एक लाइन खींचिए, वही हमारी क्षैतिज रेखा होती, तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा आंख के जस्ट सामने वाली। अब इस आदमी को देख रहा मैं यह अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि इस आदमी को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, उसकी सोचो कि हाइट होगी या फिर कुछ होगा, उसका कोई हमारा मतलब नहीं होता है, बस वो छत पे जो पॉइंट है उसको हमारा बस ध्यान रखना है। अब उसकी हाइट वो 7 फुट का होगा, 5 फुट का, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो हाइट मकान की दी गई उसी हाइट को हम इस क्वेश्चन में अपने मानेंगे, ठीक है। उसकी हाइट को सोचने में यार उसकी हाइट नहीं दी गई उसको क्या मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे आदमी, इस आदमी की भी कुछ हाइट को यहाँ पे नहीं मानेंगे, अगर हाँ कुछ खास कंडीशन होगी उसको अलग चीज़ है। अब यहाँ पे ये हो गई उसकी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये इस आदमी को जब देख रहा है तो यानी कि लाइन ऑफ साइट कहाँ है, नीचे की ओर है, इधर की तरफ है, तो जो एंगल, अब देखो ये नीचे की ओर देख रहा है तो ये एंगल कैसा बना, नीचे की ओर, तो ये कौन सा होगा, अवनमन कोण, ये भी हमारा होगा अवनमन कोण। फिर यहाँ पे पाद बिंदु भी कोई आदमी है, उसको भी यही आदमी देख रहा है, यही आदमी उसको भी देख रहा है, तो यहाँ पे भी ये अब लाइन ऑफ साइट कहाँ आ गई, नीचे की ओर आ गई, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो और बड़ा हो गया, पहले इतना छोटा था अब क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो इस तरह फिगर्स बनते हैं, यानी कि वो आदमी इन दोनों को देख रहा था, इससे इन दोनों, ये दोनों, इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया कि ये उसको देख रहा, वो कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इस तरह दोनों फिगर बने। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो लाइन्स पैरेलल हैं तो अगर उनको एक क्रॉस लाइन कट कर रही है तो ये जो एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वही आपको फंडा लगना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो जैसे ये बेस लाइन मान लीजिए हो गई, ठीक है, तो ये जितना, अगर इसको और इस लाइन को हम एक दूसरे के पैरेलल मान ले तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये जितना एंगल है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए 60 डिग्री है बड़ा वाला तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सेम एज अगर यहाँ पे भी एक लाइन हम खींच ले पैरेलल तो ये छोटा वाला जो है वो इस, ये दो लाइन पैरेलल होगी, ये क्रॉस लाइन होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 45। तो अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। बना तो हमारा अवनमन कोण था, लेकिन हमने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एन कोण में, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन में, और फिर हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहते कि भाई टैन ही हर जगह लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी रिक्वायरमेंट दी होती है उसके अकॉर्डिंग टैन, साइन, कॉस, कॉट जो भी लगना होता है वो लगेगा। बिल्कुल आपको क्लियर बताएंगे कि कौन लगेगा, बिल्कुल बता देंगे कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ लगेगी, ना कि जरूरी नहीं कि हर जगह टैन ही लगे। फिर दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे उन्नयन कोण भी बनेगा, साथ में अवनमन कोण भी बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इधर मीनार है, इधर टावर और खंबा है, ठीक है, और ये यहाँ पे मकान बना है। अब की बार आदमी टावर पे नहीं, पहले टावर पे था यानी मीनार पे था, अब की बार आदमी अपनी छत से वो देख रहा है, ठीक है। ये वाले ये लोग पहले यहाँ पे नीचे की ओर देख रहे, कहीं भी देख रहे थे, लेकिन अब की बार ये मीनार पे खड़ा जो आदमी है इसको ये, और मीनार के नीचे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक यहाँ पे, और ये आदमी अब की बार यहाँ से देख रहा है, ये देख रहा है। अब देखो इसकी लाइन ऑफ साइट किधर है, ये इसकी, सॉरी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जैसे इसके सामने होगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये आदमी जब इस आदमी को देखेगा तो यानी कि ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। अब ये आदमी इस ऊपर वाले को देख रहा है, तो यानी कि ये जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अब यही आदमी जो मकान पे की छत पे खड़ा है वही मीनार के जो पाद बिंदु पे यानी कि नीचे है उसको देखता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी फिक्स रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि भाई आँख की जैसे रोशनी चाहे ऊपर देखो नीचे देखो वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। अब यही आदमी नीचे की ओर देख रहा है ये, तो अब जो इस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, हमने बताया था एंगल दो ही के बीच बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या होगा, दर्श रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट उसके बीच बनेगा। तो अब ये जो एंगल बना, अब देखो ये नीचे इसके और इसके बीच नीचे वाला एंगल बना, तो ये जो होगा हमारा अवनमन कोण।
तो ये आपको बस ये चीज़ आपको समझनी है कि फिगर कैसे बनेगा, व्यक्ति कहाँ पे है और कौन देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि उन्नयन कोण बनेगा या फिर अनुमान कोण बनेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए साइन रूल के अकॉर्डिंग रेशियो भी पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, या फिर कर्ण बटे लंब, या फिर टैन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। तो ये भी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी जरूरत होती है, यानी कि जितने भी फॉर्मूले, जितने भी ट्रिक, जितने भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि साइन बराबर हम क्या लिखते हैं, कॉस बराबर क्या लिखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मान लीजिए कहा कि कोई पेड़ है तो तो पेड़ खड़ा ही तो होगा, या फिर कहा गया हाँ ऊपर से टूटा है तो वो तो स्पेशल केस होगा। तो पेड़ खड़ा है, इसको ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। ये नीचे यानी कि कोई इतनी दूरी पर है, या फिर कोई उतनी दूरी पर गेंद है, या कोई आदमी है, कुछ भी अगर कहा, या कोई यहाँ पे सड़क, यहाँ पे खंबा है, खंबे से इतनी दूरी पर कोई कार है, तो वो जो होती है वो हमारा बेस होता है, यानी आधार होता है। ठीक है, ये जो दूरी होती है यहाँ पे वो आधार होता है। अब एक चीज़ और कहता है कि मान लीजिए यहाँ से हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की जो दूरी है, पतंग की जो डोरी है, उसकी लंबाई इतनी कही गई 20 मीटर, तो ये होती है हमारी कर्ण। ये क्या होती है, हमारी कर्ण। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, ये हमारी हो गई आधार। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना ये यहाँ पे 90 डिग्री ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो पेड़ खड़ा होगा वो 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये यहाँ से लंब, आधार और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ये हो गया। अब यहाँ पे जो साइन रेशियोज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। साइन बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ से एल से लंब है, और के से कर्ण है, और ए से आधार है। अच्छा ध्यान रखिए, जब हम कॉसेक पढ़ेंगे तो लंब बटे कर्ण नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उल्टा, यानी कि इसको हम जो नीचे लिखा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर लिखा उसको नीचे लिखेंगे। तो जब कॉसेक थीटा या फिर कुछ लिखा जाए कॉसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, ध्यान रखना। ठीक है, तो नीचे वाला इसलिए ऊपर होगा, वो नीचे होगा। इस तरह इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइट, टैन बराबर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह हम आसानी से रेशियोज ये लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। अगर हमारे टैन 60 दिया गया और हमें टैन लगाना है, और हमें पता है कि हाँ इनके बीच में टैन लगेगा। ठीक है, तो अब टैन लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टैन 60 की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो कंप्लीट टेबल है, उसका कॉन्सेप्ट, मतलब अगर टेबल याद नहीं करनी तो उसको किस कॉन्सेप्ट से समझना है कि उस टेबल का सिर्फ मैंने साइन याद कर लिया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, और उसके थ्रू मैंने पूरी टेबल लिखनी चाहिए। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमने उस पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल वो टेबल याद भी हो जाएगी, और वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो वो टेबल याद करनी चाहिए, क्योंकि उससे वैल्यूज़ हमें पता चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो उनको हम पढ़ भी लेते हैं, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट वैल्यूज पढ़ भी लेते हैं, जैसे कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, एंड tan 45 का मान 1 होता है, एंड tan 60 का मान √3 होता है। तो इन तीन वैल्यू को तो बिल्कुल रट ही लेना है, ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, बाकी होता तो सबका है जिस प्रकार की जरूरत होती है। तो इन तीनों का तो मान आपको बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का 1, एंड tan 60 का मान √3, ये बिल्कुल याद रखना। अच्छा ठीक, और √3 बराबर होता है, कहीं कहीं आपको वैल्यू भी रखनी होती है, √3 बराबर 1.732 डायरेक्ट होता है। तो बस इतनी यहाँ तक वैल्यू ये भी याद होनी चाहिए, √3 बराबर 1.732 कहीं कहीं पे रखने को आता है। फिर tan 90 बराबर इन्फिनिट होता है। ठीक है, यानी इसका कोई भी ज्ञात नहीं, एक लिमिट नहीं होती। साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, एंड साइन 60 बराबर √3/2, एंड साइन 90 बराबर 1, एंड cos 0 बराबर 1, cos 30 बराबर √3/2, एंड cos 45 बराबर 1/2, एंड cos 60 बराबर 1/2, एंड cos 90 बराबर 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई, अच्छे से आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इनकी जरूरत बहुत पड़ेगी। मैंने बताया ये तीन वैल्यूज तो आपको बिल्कुल रटी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 बाय 1 बेसिक से लेकर जितने भी हाई क्लास के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, और सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन किस किस प्रकार के घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा। हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और उस टाइप 1 से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टैन कहाँ पे लगाना है और साइन कहाँ पे लगाना है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये दोनों का फिगर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन
आपको ये पता चल जाएगा कि हम टैन कहाँ पे लगाते हैं, साइन कहाँ पे लगाते हैं। तो ये बिल्कुल भ्रम आपसे दूर हो जाएगा कि टैन ही हर जगह लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये फिगर है, इसमें कहा है कि एक पेड़ है, पेड़ से 20 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है, और यहाँ पे मान लीजिए आम लगा हुआ है, टॉप पे आम, शिखर पे आम लगा हुआ है, ठीक है। अब वो उस आम को देखता है। अब यहाँ पे आदमी है, इस आम को देखेगा तो कैसा एंगल बनेगा? बेसिकली ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, ये दृश्य रेखा, तो कौन सा बनेगा? ऊपर की ओर देख रहा है हमने, उससे होता है उन्नयन कोण। अच्छा ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताना भूल गया, अवनमन का मतलब, नमन का मतलब होता है समझ लीजिए नीचे, तो नमन यानी जब नीचे को देखे तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30 बन गया। अब हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी, क्या निकालनी? हाइट। यहाँ पे तो इसकी हाइट मान लेंगे हम, क्या? h, माना कि h क्या है, इसकी हाइट है। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि एक पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग की जो डोरी है वो 90 मीटर की है, और जो पतंग की डोरी है और इसकी जो आँख है यानी क्षैतिज रेखा और इस डोरी के बीच है, डोरी अब किसका काम करिए? दृश्य रेखा काम करिए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो पतंग उड़ा रहा है तो उसको पतंग को ही देखेगा तो डोरी को ही देख के तो उड़ाएगा। तो ये जो दृश्य रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का। और अब आपको बताना है कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर, यानी कि उसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, जो पतंग की है उसकी हाइट कितनी है परपेंडिकुलर। तो यानी ये हाइट हमें, इसमें भी हाइट ही हमें निकालनी है। अब बात आती है कि अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब ये डिसाइड करेगा कि हम रिलेशन किसके किसके बीच में हम फाइंड कर रहे हैं। यानी चीज़ें मायने रखती, एंगल, दूसरा चीज़, और दो साइड्स होती हैं, यानी चाहे लंब हो, कर्ण हो, या फिर कर्ण आधार हो, या आधार लंब हो। ये अब जिनके बीच में रिलेशन होता है उनमें साइन के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए लंब और कर्ण, यानी कि लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में दो ही फॉर्म लगा सकते हैं। तो हम साइन का फॉर्म लगाएं या फिर हम कॉसेक का लगाएं, ठीक। या हमें आधार और कर्ण का रिलेशन दिया गया और आधार कर्ण में से कोई एक चीज़, या तो आधार दिया गया या फिर कर्ण दिया गया, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी, तो या फिर हमें कॉस लगाएं या फिर सेक लगाएं। इसी तरह लंब और आधार में रिलेशन दिया गया है, लंब और आधार में, तो या तो इसमें से लंब दिया होगा आधार निकालना, या आधार दिया होगा लंब निकालना। तो या तो फिर टैन लगाएं या फिर हम कॉट लगाएं, दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो बस यही चीज़ कॉन्सेप्ट हुआ है हमारा कि दो चीज़ें होंगी, उसमें से एक चीज़ दी गई, यानी एक ही साइड दी गई और दूसरी हमें निकालनी। तो वो जो रिलेशन उन दो साइड्स के बीच में है रिप्रेजेंट करता है, वो साइन रिप्रेजेंट करता है, कॉस करता है, टैन करता है, या फिर उनके जो अपोजिट होते हैं उल्टा करने पाते हैं, यानी कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये दिया है आधार दिया गया है, और ये हाइट है यानी कि लंब। अब बताइए आधार और लंब में रिलेशन किसका है? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। या तो हम टैन लगाए या फिर कॉट लगाए। टैन लगाना बड़ा आसान लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना, यहाँ पे लिख लेंगे आप, माना ऊंचाई कितनी दी गई है? h, ठीक, h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टैन थीटा, या फिर इसका हम जब नाम रखेंगे, इसका मैं नाम रख देता हूँ ABC। तो यहाँ पे देखें टैन A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, लंब क्या है यहाँ पे देखो, टैन ए पूरा क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब मान लेंगे BC अपॉन, और आधार कितना है AB। अब ए की जगह पे कितना एंगल है, पहले इसको समरी टाइप की एक जनरल फॉर्मूले के तौर पे लिखेंगे। दूसरा काम हम करेंगे, ए की जगह पे क्या है, BC की हाइट क्या है, AB की हाइट अगर नहीं दी गई तो जो मैंने माना उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे ए जो है वो 30 है, तो टैन 30 डिग्री। BC जो अगर गिवन नहीं है तो जो मैंने मानी H मानी तो H ऊपर रखेंगे। AB जो है 20। अब ये हमने कहा था कि इनकी वैल्यू से हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 1/√3 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू H/20। अब आपको पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि अगर इधर का नंबर है तो इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर का होता है इधर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, फिर से वो यहीं पे आना है, तो इसको 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 20/√3। और अगर चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 20 इसको, तो h बराबर 20/√3, और √3 क्या करेंगे यहाँ पे हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3/3, और इसको 3 से इसको डिवाइड करें तो पॉइंट में कुछ क्वेश्चन आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ से ये h हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें देखो सब कुछ हाइट ही फाइंड करनी। अब देखो यहाँ पे लंब है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है, कर्ण, ये क्या है हमारा कर्ण। अब देखो लंब और कर्ण हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब लंब और कर्ण में रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, देखो लंब और कर्ण। अब इसमें साइन करेगा या फिर कॉसेक करेगा, बाकी दोनों से, बाकी चारों से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अब हम साइन का ही फॉर्म लगाएंगे, हमें टैन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है,
इस तरीके के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कहा है कि कोई एक खंभा है, अब उसकी ऊंचाई कुछ भी है, लेकिन जो उस खंभे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है और उसकी परछाई जो है वो इधर ही बनेगी। अब उसने कहा परछाई बनेगी, तो परछाई आप इधर भी बना सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं। तो उसने कहा कि उसकी जो परछाई है वो 20 मीटर बनती है। तो परछाई का मतलब ये लाइन नहीं होती है, ध्यान रखना। परछाई यहाँ पे कैसे बनेगी, कहाँ तक बनती है, इधर, ये होती है परछाई का मतलब इधर, या तो हम इधर बनाएं या फिर इधर बनाएं, ठीक है, एक तरफ बना सकते हैं। यानी अगर खंभा है तो इधर भी बना सकते हैं, ये वाला फिगर ऐसे बना सकते हैं। तो ये फिगर ऐसे बने, एच ऊंचाई का कोई खंभा है, उसकी यहाँ पे 20 मीटर तक क्या है, यहाँ से इस बिंदु तक परछाई बनती है। यहाँ पे कोई सूर्य है तो इस बिंदु तक, यहाँ पे कोई सूर्य है तो इस बिंदु तक, ठीक है। दोनों फिगर हमारे सही है, इधर सूर्य मान के कर सकते हैं या फिर इधर सूर्य मान के कर सकते हैं। और साथ में कहेगा जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 50 डिग्री, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, आसानी से हम फिगर बनाए। तो बस आपको समझना ये है कि जो परछाई है वो ये वाली चीज़ नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, जिससे फिगर हमारा ऐसा बने और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात कर सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये पूछा सकता है, मान लीजिए आप अपने घर की छत पे खड़े हैं, ठीक है, और बाहर आप देखते हैं कि रोड पे कोई गेंद पड़ी है, ठीक, पड़ी हुई है, उसको आप देख रहे हैं। जैसे कि ये आपका घर हो गया 50 मीटर हाइट का और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और इस गेंद को आप देख रहे हैं। तो आपने जहाँ पे आपकी आँख यहाँ पे है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ये होगी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी होती है आँख के। अब इस आँख को देख रहे हैं, इस बॉल को देख रहे हैं, यानी कि आप नीचे की ओर देख रहे हैं। और जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं, ऑनोमन कोण बनेगा। तो ये बनेगा हमारा ऑनोमन कोण। अब वो कहता है कि जो ऑनोमन कोण है वो कितना बनना है, 60 डिग्री का। क्या बनना है, वो 60 डिग्री का बनना है। तो अब भैया बताइए जो बॉल है वो हमारे घर से कितनी दूरी पर है, पड़ी हुई है, तो बॉल हमारे घर से कितनी दूरी पर पड़ी है। अब दूसरा क्वेश्चन में समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक इस पर ये तो हो गया नॉर्मल लैंग्वेज का क्वेश्चन। आपको और किसी भाषा में पूछा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पनडुब्बी होगी, सबमरीन्स होती हैं, वो जल के अंदर होती है और जो लाइट, क्योंकि उनके देख रेख करने के लिए जो कोस्ट लाइन की रक्षा करते हैं तो ऊपर लाइट्स लगी होती है। ऐसे यहाँ पे लाइट लगी होती है जो सबमरीन्स मान लीजिए पानी के अंदर है और यहाँ से टॉर्च इस पर पड़ती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पड़ता है तो करता है, तो फिगर जो है वो इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पे लाइट है जैसे पड़ती है, तो लाइट की जगह पे अपने आप को एज्यूम करेंगे और यहाँ पे अपनी आंख मानेंगे। तो आंख के आगे सीधे एक क्षैतिज रेखा और जो लाइट पड़ रही है ये हो गया आपकी दृश्य रेखा और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री। तो इस तरीके, ये मान लीजिए यहाँ पे सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका घर है लेकिन अब की बार घर की हाइट नहीं दी गई है, ठीक। अब की क्या दिया गया है, घर की हाइट नहीं दी गई। यहाँ पे कोई आदमी है और वो इस एक कार निकल रही है, पहले गेंद था, अब कार है, कार को देखता है। अब ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और इस कार को देखता है। अब नीचे की ओर देख रहा है, कार तो भाई छत पे थोड़ी चलेगी, मतलब चलेगी पुल होगा, लेकिन ऊपर देख रहा है, लेकिन नीचे ही देख रहा है सड़क पे। अब यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री एंगल, और 30 मान लेते हैं, अभी कुछ भी 30 डिग्री एंगल यहाँ पे क्रिएट करता है इस कार के साथ। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी, ये लाइन और ये लाइन। अच्छा आपके हाँ ये दिया कि ये अब जो घर के पाद बिंदु से और इस कार तक की जो डिस्टेंस है जब वो देखता है एट अ साइट, वो 30 मीटर है। कितनी मीटर है, 30 मीटर। और अब घर की ऊंचाई बतानी। अब पहले वाले में था कि बॉल कितनी दूरी पर है, तो दूरी को मानेंगे x मीटर दूरी पर है, हाइट को मानेंगे h मीटर की दूरी पर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि यहाँ से मैंने अनुमान कोण, ये फिगर हमने अच्छे से बना लिया। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब अनुमान कोण को हम उन्नयन कोण में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि हमने बताया कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर कोई भी तिरछी लाइन काटती है तो वो जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम कंडीशन देखो आप यहाँ बन रही, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, आपको दिख रही, पैरेलल होंगी भी। और ये जो एंगल है, अब ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। सेम तरह इसमें भी क्या होगा, ये इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो अब मान लीजिए ये फिगर इधर का कुछ भी नहीं है, इसमें मान लीजिए इधर का कुछ भी नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है इसमें, और ये फिगर हमें दिख रहा है सिर्फ इस वाले में। अब हमारा इस तरह फिगर क्रिएट होगा। अब ऊपर वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, अब देखो हमें ये इस हाइट को निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमें निकालना है इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक। अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं बताएं, जल्दी से करेंगे। लाल बटे कक्का। अब देखो यहाँ पे हमें लंब और आधार में, क्योंकि ये लंब हो गया ये आधार हो गया, इसमें रिलेशन फाइंड करना। तो इसमें होता है tan और ये होता है cot, दो में से एक लगाओ तो हम tan ही लगाएंगे। तो tan बराबर क्या आ जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब पहले लिखते हैं ऊपर कितना 50
हमें नीचे पता नहीं, x मान लेंगे tan 60 बराबर √3 बराबर 50/x। x इसकी जगह आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर ये रिप्लेस कर लेंगे आपस में, तो 50/√3। इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसमें भी क्या हाइट निकालनी ये दिया है। इन दोनों में रिलेशन यानी कि लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, tan और cot का होता है। फिर से यहाँ पे tan ही लगा देंगे हम, तो tan बराबर tan 30 बराबर की लगाना है, तो tan 30 बराबर h/30 मीटर, और यहाँ पे होता है 1/√3 बराबर h/30। ये 30 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो 30/√3 = h। और अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का थर्ड टाइप पढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। अच्छा मान लीजिए कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारे प्रकार बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, कुछ भी ऊंचाई का है, हमें पता नहीं है, वो कहेगा कि किसी भी ऊंचाई का है, ठीक है। अब मान लेंगे h ऊंचाई का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपके घर की ओर कोई मोटरसाइकिल लेकर या फिर साइकिल लेकर ये व्यक्ति आपके घर की ओर आ रहा। अब जब यहाँ पे था तभी आपकी नज़र पड़ी, यहाँ पे था तभी आप छत पे खड़े, कहाँ पे खड़े, आप छत पे खड़े हैं और इस व्यक्ति पे नज़र पड़ी, हाँ भाई कोई हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आई के जस्ट सामने होगी, फिर जो लाइन ऑफ साइट है यानी दृश्य रेखा है वो क्या है, इस व्यक्ति पे पड़ी ऐसे। तब आपने देखा, तब जो इस व्यक्ति के साथ एंगल बना वो मान लीजिए 30 डिग्री का बना। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना। फिर ये यहाँ पे फिर आप किसी और तरफ देखने, मान लीजिए किसी और तरफ देखने, फिर उसके बाद ये कुछ दूरी चल के आया, मान लीजिए यहाँ से ये 40 मीटर की दूरी चल के आया, 40 मीटर दूरी चल के आया। फिर आप देखा ये आपके घर के पर और नज़दीक आ गया। अब जब इसके साथ एंगल बना, अब जो एंगल बना तो वो क्या होगा, बड़ा होगा कि 30 से छोटा होगा। अब ये 30 से क्या होगा एंगल, ये अब 30 से बड़ा हो गया। अब देखते नहीं, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन तो अपनी जगह पर रहेगी, जो दृश्य रेखा वो और नीचे आ गई, जितना और करेंगे और पास में जाती है और ये एंगल क्या होता है, बड़ा होता चलाएगा। अब ये 60 डिग्री बन गया। अब पहले यहाँ पे था, उसके बाद डिस्टेंस इसकी यहाँ तक जो हो गई वो कितनी हो गई, 40 डिग्री तक, 40 यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसने कवर की 40 मीटर कवर की। और ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है। अब ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप कहेगा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो बॉल को लुढ़का रहा है, आप वहाँ पे छत से देख रहे हैं। तो जब यहाँ पे था बॉल तब 30 डिग्री एंगल या 45 डिग्री एंगल, फिर यहाँ पहुँचा तो 60 डिग्री एंगल, ऐसा कुछ बन गया। तो ये बॉल लुढ़का है वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर से बमबारी करनी है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टुकड़ी उसकी है किसी अदर कंट्री की आर्मी की, और यहाँ पे कोई किसी अदर कंट्री की आर्मी की टुकड़ी है। अब वो जब वहाँ पे था तो इसके साथ एंगल 30 डिग्री का था, और जब वो हेलीकॉप्टर अभी वहाँ पे मान लीजिए है और वहीं से इसको भी देखता है तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि हेलीकॉप्टर है, पहले यहाँ पे 30 डिग्री बनता है, तो 30-60 में अंतर नहीं होता, इधर हमेशा कम ही एंगल होगा, और जो उसके नज़दीक यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक जाता चला जाएगा वो एंगल बढ़ता चला जाएगा। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर की जगह अपने को मान के रखना, और अपनी आई की जैसे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट यानी कि दृश्य रेखा, तो वो नीचे की ओर तो अनुमान कोण बनेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ से अब तो क्लियर हो गया। अब बताते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है। अब 30 डिग्री है तो ये देखो, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स लाइन, तिरछी रेखा, ये हो गई इसकी पैरेलल रेखा। हमने बताया जो पैरेलल होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के तहत क्या होगी, ये 30 डिग्री का यहाँ बन जाएगा। फिर ये 60 का एंगल की तरह ये भी क्या बन जाएगा, हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनसे हमारा अब कोई लेना देना नहीं, ये 30 है ये 60 है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये हाइट भी फाइंड करनी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। तो मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस भी BC फाइंड करनी है और DC भी फाइंड करनी है। DC मान लीजिए हमें h मीटर है, और मैं ये मान के चलूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो है हमारी x मीटर। ये क्या है, हमारी x मीटर। अच्छा मैं पूछूं कि ये BC कितनी है। अच्छा आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मान लीजिए ये x की जगह मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। और बताइए BC डिस्टेंस कितनी, तो 40 यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, तो कितनी बची, 60। अब 60 कैसे बची, अब ये ध्यान रखना, जब मैंने 100 में से क्या किया, 40 माइनस किया, 100 में से हमने क्या किया, ये वाली 40 को हटाया, तभी तो यहाँ पे 60 आया। तो उसी तरह अगर हमने x माना है तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये बची हुई डिस्टेंस x - 40, जो हमें सब 60 बताई थी, अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग x - 40। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई x - 40, ठीक है। अब हमें x भी फाइंड करना है, एक्चुअल में x है क्या, क्योंकि हमने तो यहाँ पे मान के रखा है, और h भी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं।
अच्छा देखो, जब हम 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो 30 डिग्री अगर मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए मान ले कि ये वाला पोर्शन हमारा नहीं है, ये पूरा पोर्शन हमारा नहीं है, अगर इतना पोर्शन ये मान ले कि हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये जो 30 है तो 30 के लिए ये हमारा बेस हो गया, ये पूरा हमारा कर्ण हो गया और ये पूरा हमारा लंब हो गया, इसके लिए कुछ भी छूटा नहीं है। तो जब हम इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो क्या हम सिर्फ 40 लेंगे? कतई नहीं लेंगे, ये तो सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। हमें तो पूरा आधार लेना है, थोड़ा थोड़ी लेना है, हमें पूरा आधार लेना है। तो हम सिर्फ 40 नहीं लेंगे, देखना कि हाँ वही वैल्यू दी गई तो उसको h/40 मान के डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, कतई गलत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये पूरा मानेंगे, क्या x मानेंगे। अब इसको मैंने x मान लिया तो ये हमारा पूरा आधार होगा x। तो अब मैं tan 30 लगा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। tan 30 बराबर होगा हमारा h यानी लंब बटे ये वाला आधार, तो h/x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h/x। ठीक है, अब मान लीजिए h हमें निकालना, तो h बराबर कितना आ जाएगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम x को भी h में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो x इधर चलाएगा और x बराबर आ जाएगा √3h। जिस भी फॉर्म में h के फॉर्म में करना तो ये भी रख सकते हैं, और x के फॉर्म में करना तो h बराबर x/√3, दोनों हमारे जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। अब बात आती है कि अब मैं 60 को बना लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 60 था हमारा एंगल। अब मान लीजिए हमें 60 बनाना है, तो हम मान लेते हैं इधर का कोई भी कुछ भी पोर्शन नहीं है, इधर का कुछ भी पोर्शन नहीं, क्योंकि हमें 60 मतलब 60 के लिए लंब ये पूरा है, लेकिन आधार सिर्फ इतना ही है, उसके पीछे से हमारा कोई मतलब नहीं 60 के लिए। और कर्ण हमारा अब ये है, उस वाले कर्ण से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 60 के लिए लंब ये है, आधार ये, और हमें निकालना इसी चीज़ को, इस चीज़ को निकालने की कोई जरूरत है, इसमें रिलेशन हमें फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें भी tan लगाएंगे, तो tan 60 बराबर h/x-40। अब यहाँ पे 60 वैल्यू रखते हैं, √3 होती है h/x-40। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो √3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x से भी होगा और 40 से भी, तो √3 × x - 40/√3 बराबर h। अगर मान लीजिए मैं x की जगह पे क्या रख दूँ, h की वैल्यू अगर निकालनी है, मान लीजिए h की वैल्यू, तो x की जगह पे √3h लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, देखो यहाँ पे। तो इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, √3 × x के √3h पूरा लिखते हैं, √3h - 40/√3 बराबर h। √3 3h - 40/√3 बराबर h। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का √3 उधर चला जाएगा और प्लस का h इधर आएगा, तो जब प्लस का h इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ये √3 40√3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3h। अब ये -h प्लस का हो गया √3, और 3h में से एक h चला गया, h बराबर आ गया हमारा, सॉरी 2h बराबर आ गया 40/3, एंड h बराबर 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा तो 20/3। तो ये h हमारी आ गई 20/3, और अब यहाँ से x की h आ गया 20/3। अब यहाँ से हम क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो √3 × 20/3, और फिर यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20 × √3 कितना आ गया, 60 मीटर। 60 मीटर, तो हमने जो 100 माना था वो 100 नहीं थी, वो पूरी कितनी थी, 60 मीटर। अब इसको क्वेश्चन को फिर से दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 30 था, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखिए 40 मीटर थी। तो अब जो बच्ची, क्योंकि टोटल हमारी निकल के आई, वो मैंने जो माना था वो x माना था, तो अब x की जगह पे ये 60 है, तो अब 60 में से 40 जाएगी तो ये कितनी बचेगी, 20। तो b से c तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 20 है, और ओवरऑल इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है 60। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप नंबर 4, वो उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बात करते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। एक मीनार और एक भवन, यानी कि टावर कह लें, और एक भवन यानी कि एक कोई घर है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ भवन है, एक तरफ मीनार है। अब क्वेश्चन कहा है कि एक जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचा है, और मीनार पे कोई आदमी है या फिर वहाँ से कोई देखता है जो कि इसके शिखर को देखता है और इसके पाद इसको बोलते हैं, जो नीचे का पॉइंट होता है, शिखर इसको बोलते हैं, इसको देखता है, और उसके 45 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। क्या बनाता है, अवनमन कोण यानी बनाता है। अवनमन कोण यानी कि नीचे की ओर देखता होगा तभी तो बनाता है। तो यहाँ से ये पता चला कि अक्सर यहाँ से अगर अवनमन कोण बनता, मैं कहता हूँ कि भवन पे कोई आदमी खड़ा है और मीनार के शिखर को देखता है और मीनार के पाद को देखता है। भवन पे आदमी खड़ा है, मीनार के शिखर को देखता है, पाद को देखता है, और दोनों कंडीशन में अवनमन कोण बनता है। तो आप समझ गए थे कि भवन बड़ा होगा
कि मीनार बड़ी होगी। तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम मीनार को बड़ा बनाएं या फिर भवन को बड़ा बनाएं। तो क्वेश्चन में ही छुपा होता है कि अगर वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है तो अनुमान कोण बनना, इसका मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे आदमी खड़ा, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी और नीचे की ही तरफ तो देख रहा होगा, तभी तो अनुमान कोण बना। और जब नीचे की ओर देख रहा है इसका मतलब भवन छोटा होगा, मीनार ऑब्वियसली बड़ी होगी। समझ गए ना। अगर मैं कहता कि हाँ भाई भवन पे कोई आदमी खड़ा है और वो देखता है मीनार के शिखर को भी और मीनार के पाद को भी, और ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये उसकी होगी दृष्टि रेखा, तो इसका मतलब अब क्या था कि मीनार भाई यहीं तक थी, इसका कोई बाकी अस्तित्व ही नहीं था ऊपर का, यहीं तक मीनार थी, तो मीनार छोटी बनाते हैं। तो बस क्वेश्चन में ही ये चीज़ छुपी होती है कि भवन बड़ा होगा या फिर मीनार बड़ी होगी। मीनार से देख रहा है और अनुमान कोण बना रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब भवन छोटा है, मीनार ऊंची है। और अगर कहता भवन पे खड़े कि मीनार को देख रहा है, और तो फिर क्या होता वहाँ पे भवन बड़ा होता और मीनार छोटी होगी। समझ गए ना। तो क्वेश्चन में ये छुपा होता है कि हम किसको बड़ा बनाएं। भवन जो हमारा होगा वो छोटा होगा, मीनार हम ऊंची बनाएंगे। अब इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कहा मैं इसको करके दिखाता हूँ। उसने कहा कि जो इसका ये शिखर है, इसको शिखर बोलते हैं, हमने पहले बता दिया था, ये शिखर है, ये पाद है, शिखर के साथ 45 डिग्री का एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दृष्टि रेखा है, इसके साथ 45 डिग्री का कोण, और इसके पाद बिंदु के साथ कितने डिग्री का कोण, अनुमान कोण ये बनाता है 60 डिग्री। मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा नीचे देखते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो पहले 45 था, अब ये जो कंप्लीट यहाँ तक बना ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया हमारा, इसको सही से बना लेते हैं क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला देता हूँ तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया। अब ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर, और मैं इसकी कंप्लीट हाइट निकालनी है। इसका मैं नामकरण कर ABC, और यहाँ पे इसके इस लेवल के बराबर मैं अगर मान लूँ तो ये D हो गया और ये हमारा हो गया E। अच्छा ये 10 मीटर है, तो यहाँ तक की हाइट तो इसकी भी 10 मीटर होगी। अगर मैं इसकी टोटल हाइट फ्रॉम E से लेकर C तक की जो हाइट है उसको H मीटर मानता हूँ, तो यहाँ तक 10 हो गया। अब बाकी कितना बचा। अच्छा इस चीज़ को समझना कि बाकी कितना बचा, हम 10 - h लिखें या फिर h - 10 लिखें, ये भी समझना होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे भैया 20 मीटर इसकी हाइट है, टोटल हाइट 20 मीटर है, और ये बताइए, और ये हमारी तो 10 है ही क्योंकि 10 इधर है, तो यहाँ तक तो 10 हो गई। अब ऊपर के हम कहाँ लिखें, तो 20 माइन, अच्छा इसको थोड़ा नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 25 दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब 25 ये टोटल है और ये 10 है, तो क्या लिखें, 25 - 10 लिखेंगे कि 10 - 25 लिखेंगे। 10 - 25 लिखेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और 25 - 10 लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस का 15 आएगा। यानी 25 - 10 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। सेम H, अगर यहाँ पे 25 जगह पे H है तो यहाँ पे भी क्या होगा, H होगा, और हमारा आंसर क्या होगा, H - 10। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी H - 10, ना कि 10 - H। ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई नंबर मान के करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये होगी 10 - H। अच्छा मान लीजिए यहाँ से भवन की दूरी कितनी है, X मीटर की दूरी पर दोनों है, एक भवन और मीनार। अच्छा मान लीजिए जब ये इतनी दूरी पर इसकी छत और यहाँ तक की जो क्या गैपिंग ये झुकी हुई है, ऐसा नहीं दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऊपर भी उतनी डिस्टेंस होगी, तो ये भी कितनी होगी, X मीटर होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर दूसरी चीज़, अब हमें एक चीज़ देखनी है कि हमने बताया था कि अगर आपको जेड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है तो एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 45 है, तो जेड जैसी स्ट्रक्चर कहाँ दिख रही है, ये एंड ये 45, तो ये 45 हो जाएगा हमारा। अच्छा इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जेड अब की बार बहुत बड़ा है, देखो ये और ये जेड दिख रहा है, जेड जैसी स्ट्रक्चर, तो ये पूरा 60 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60। जब मैंने ये सब बना लिया, अब ये समझ लो इनकी हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं बची है। अब ये 45 हो गया और ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, ये H निकालना है और X निकालना है, हाइट निकालनी है, और इन दो बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, इसके बीच में, इस ट्रायंगल में AED, ट्रायंगल AED में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। AED में फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन कौन, देखो इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कॉम्बिनेशन रिलेशन शो करने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं इसके बीच में। तो क्या होगा हमारा tan 45, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। अच्छा मैं इसको मिटा देता तब क्लियर समझ में आए। ये दिया है, ये हमारा ये फिगर हमारा दिया है, और इसके बीच में फॉर्मूला tan लगाते हैं क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन दिखाना है। तो tan 45 बराबर क्या होगा, H - 10 अपॉन क्या होगा, X, ठीक है, ये हो गया। अब 45 की वैल्यू 1 होती है तो H - 10 अपॉन X इधर मल्टीप्लाई होगी तो X बराबर H - 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाए 1। इसको मिटा देता हूँ। अब
थोड़ा सा आप चेंज करते हैं। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको ऐसे मिला दिया। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा देता तो आपको समझ में आए अच्छे से। अब देखो, अब हमारे लिए ये ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 60 तो हमारा ये दिया है, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। अब tan 60 के लिए हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है BEC में, ट्रायंगल BEC में। अब ये हमारा पूरा लंब है, ये H, कंप्लीट H, इससे मतलब नहीं। अब ये छोटे से इसके पार्ट्स के मतलब नहीं, हमारा फ्रॉम E टू C हमारा कितना दिया है H, क्योंकि ये हमारा पूरा लंब है 60 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और जो हमारा आधार है वो इसका भी सेम है, तो यहाँ पे लगेगा tan 60 बराबर H/x, और यहाँ पे x यह कितना हो जाएगा √3, और h बराबर x, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा x/√3 बराबर h, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया x/√3 बराबर h, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि जहाँ पे h है वहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 हम लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इसका h का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो x बराबर h की जगह पे √3x माइनस 10। अब 10 को इधर ले आओ और x को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर √3x माइनस x। अब यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे x कॉमन ले लिया जाएगा, √3 माइनस 1/x, और √3 इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 10/√3 माइनस। अब इसको और सॉल्व करने के क्या, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है नीचे जो भी नंबर दिए गए उनका अपोजिट साइन लेकर, जैसे √3 - 1 है तो √3 + 1, इसे सॉल्व करके यहाँ से x का मान हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। x का मान जब आ जाएगा, x का मान उठा के हम इसमें रख देंगे, h का मान, तो ऐसे अगर मान लीजिए यही पूरा मान उठा के इसमें रख देते तो h का मान क्या आ जाएगा, 10/√3 - 1 इंटू √3, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा ये क्वेश्चन आया 10/√3 - 1, तो 10/√3 - 1 इंटू, अब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, +1, यहाँ पे भी √3 + 1, ठीक है। अब √3a - b फॉर्मूला लगा देंगे, a + b, तो a² - b², ठीक है। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं पूरा लिख ही देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ माइनस करें 2 आ जाएगा। अब जो 2 आ जाएगा तो पूरा लिख देता हूँ, √3 + 1/2, 2 से काटेंगे तो 5/√3 + 1। अगर और थोड़ा अच्छे से करना चाहे तो 5 √3 की वैल्यू रखें 1.73 + 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 1 + 1 जुड़ेगा 2.732, और इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 × 10, 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, 1 16, 5 7 जा 35, 35 और हो जाएगा 36, ठीक है। 5 2 × 10 13.6, ये आ जाएगी हमारी क्या, x, यानी डिस्टेंस आ जाएगी। और फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख के √3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इस वीडियो में और सारे टाइप्स नहीं बता सकेंगे, कि जितने भी टाइप बचे हुए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें मोटिवेट बहुत करते हैं ताकि हम वीडियो को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप हमें अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं।